ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं भाटी सर यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार और स्वागत करता हूँ। इस बार एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वृद्धि और विकास के अंतर्गत विकास की अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो विकास की अवस्थाओं का, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के हर चरण में, हर पेपर में ये सबसे महत्वपूर्ण शोभित होने वाला पार्ट। तो विकास की अवस्थाओं के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातें ये पूछी जाती कि साहब क्या है विकास की अवस्थाएं। मनुष्य का जीवन किसी एक अवस्था से पूर्ण नहीं होता, वह विभिन्न चरणों से होते हुए अपने विकास के चरण को पूर्ण करता है। यही विकास के चरण, विकास की अवस्थाएं कहलाती है, जिसके अंतर्गत मनुष्य शैशवावस्था, मनुष्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था से होकर के गुजरता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को लेकर के हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अनेकों बार प्रश्न आते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक वृद्धि और विकास का जो शामिल किया गया है, उसी चरण में हम बात करते हैं विकास की अवस्थाओं। विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था, जिसकी आयु कई बार एग्जामों में पूछी गई। सामान्य मतों के अनुसार पूछा जाए कि शैशवावस्था की आयु है 0 से 5 वर्ष। पूछा जाता है कि बाल्यावस्था की आयु, जो कई बार पीछे एग्जामों में देखने को मिली, तो बाल्यावस्था की आयु है 6 से 12 वर्ष। और पूछा जाता है कि साहब किशोरावस्था की आयु क्या है? किशोरावस्था की आयु 12 से 18 वर्ष। तो ये तीन अवस्थाएं जो आपके सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण रखी गई है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनका ही हम यहाँ अध्ययन करेंगे इन वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा शैशवावस्था की। बात करते हैं विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था की विशेषताओं की। अनेकों बार प्रश्न जो शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है, उन्हीं विशेषताओं के क्रम में हम बात करते हैं शैशवावस्था की विशेषताओं में। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण काल जीवन का कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी आयु में शिशु बोलना और चलना सीखता है। अगर इसे बोलना और चलना ना सिखाया जाए तो एक शिशु मोगली बन जाएगा। मोगली के बारे में आप जानते हो, एक जानवर की तरह वो व्यवहार करता है। तो शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। शैशवावस्था जो कि सीखने का आदर्श काल है। आदर्श काल, यहाँ पर शिशु बहुत सी आदर्श चीज़ों को सीखता है, आदर्श को ग्रहण करता है। तो यह सीखने का आदर्श काल माना जाता है। शैशवावस्था जिसे अनुकरण का काल भी कहते हैं। अनुकरण का काल कौन सी आयु है? कई बार ये भी प्रश्न देखने को मिला। अनुकरण, पीछे पीछे दोहराना, पीछे पीछे दोहराना, जो बोला जा रहा है उसके पीछे पीछे दोहराना, यही अनुकरण है। और अनुकरण नाम ना दे करके एग्जामों में कई बार हमें इसे दोहराने की आयु के नामों से भी पूछ लिया जाता है कि दोहराने की आयु कौन सी है? दोहराने की आयु है शैशवावस्था। शिशु किसी एक शब्द को सुनता है तो दिन भर उसी शब्द को रिपीटेशन में बोलता ही रहता है लगातार। यही दोहराने की आयु है, यही अनुकरण का काल। बच्चे ने कोई गाना सुन लिया, तमा तमा लो दे तमा, तो दिन भर घर में तमा ही तमा चलेगा, और वही तमा तमा है अनुकरण और दोहराने के। इस आयु को अनैतिकता का काल भी कहते हैं। अनैतिकता का काल जो कई बार एग्जामों में पूछा गया, अनैतिकता।
जब यह अनैतिकता का काल पूछा जाता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, प्रतिभागी कन्फ्यूज हो जाते हैं। अनैतिकता कौन सी आयु? उन्हें तो ऐसा लगता है कि ये सारी आयु में अनैतिकता दिखाई देती है हमें, शिशु में दिखती है, बालक में दिखती है और किशोरावस्था में भी दिखती है। तो साहब अनैतिकता का काल केवल है शैशवावस्था, अनैतिकता, क्योंकि इसके ज्ञान में नहीं है कि क्या होती है नैतिकता, अनैतिकता। किशोरावस्था में जो किशोर गलत कार्य करता है, गलत कार्य बोलता है, गलत शब्दों को बोलता है, वहाँ अनैतिकता ना होकर के वहाँ बदतमीजी होती है, क्योंकि उसे पता है कि मैं वो बोल रहा हूँ उसका अर्थ क्या है। जबकि यहाँ पर इस शिशु को, जिसका मस्तिष्क कोरा कागज है, धीरे धीरे वो समाज से जुड़ता है और जुड़ करके बहुत सी चीज़ों को यहाँ समाज और वातावरण से ग्रहण करता है। तो पहली बार जब वो कुछ बोलता है तो उसे नहीं पता है कि वो गलत है या सही है, वो तो जैसा सुनता है वैसा बोलता है। और बोलने के बाद में जब उसे या तो कोई प्राइज या कोई पनिशमेंट या तो कोई लाभ और कोई हानि, उस आधार पे ही ये अपने व्यवहारों और शब्दों को काम में लेता है। तो शैशवावस्था अनैतिकता की आयु है। पूछा गया हमें कि असामाजिकता का काल कौन सा है? असामाजिकता, असामाजिकता का काल शैशवावस्था। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक है न ही असामाजिक, नील बटा नील। पहली बार जब वो समाज से जुड़ता है तो उसका संपर्क उसकी माँ से होता है। जन्म के तीसरे माह में, जन्म के बाद तीसरे माह में वो अपनी माँ को पहचानता है। दूसरे माह में उसके सामने मुस्कुराने पर वो मुस्कुराने लगता है। माना जाता है कि सामाजिकता शुरू हो रही है, लेकिन जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक है न ही असामाजिक। लेकिन कई बार प्रश्न ये पूछा जाएगा आपको कि शैशवावस्था क्या है? तो शैशवावस्था पूर्ण रूप से असामाजिक काल, असामाजिकता। शैशवावस्था ये खिलौनों की आयु है। इस अवस्था में शिशु खिलौनों के साथ खेलना पसंद करता है, खिलौनों के साथ खेलना पसंद करता है, खिलौनों के साथ रहना पसंद करता है, उनसे बातें करना पसंद करता है। ये खिलौनों की आयु है। और खेलते खेलते, ये खेल की आयु नहीं है, ये खिलौनों की आयु है। और खिलौनों से खेलते खेलते ये एक कल्पना जगत में दुनिया बना लेता है और उस कल्पना जगत में ये रहने लग जाता है। उसकी कल्पना जगत में अलग अलग विचार, अलग अलग कहानियाँ चलती। इस काल को कल्पना जगत में विचरण का काल कहा जाता है। यह काल कल्पना जगत में विचरण का काल है। कल्पना जगत में विचरण का काल है। कल्पना जगत में विचरण का काल। कल्पनाओं में शिशु खो जाता है। सुनते सुनते कहानियों को कल्पनाओं में खो जाता है। तो ये कहानियों का काल है। ये कहानियों का काल है। ये कहानियों का काल। ये चित्रों की आयु है। शिशु चित्रों को देखना पसंद करता है, नवीन चित्रों को देखना पसंद करता है। चित्र देख करके पूछता है कि माँ ये क्या है? तो ये चित्रों का काल है। प्रश्न पूछा गया हमें कि क्या क्या से प्रश्न पूछने की आयु कौन सी? तो सभी विचार करने लगे कि हम भी कोई नई चीज़ देखते हैं, हम भी यही पूछते हैं कि साहब ये क्या है। अवस्थाओं में जब ये प्रश्न बनता है तो उन अवस्थाओं के अंतर्गत क्या क्या से प्रश्न पूछने की आयु रखी जाती है? शैशवावस्था। बच्चे का मस्तिष्क कोरा कागज। जन्म लेने के समय उसको ये पता नहीं था कि मैं जहाँ आया हूँ धरती है। जिन विषय वस्तुओं के संपर्क में मैं आ रहा हूँ उन विषय वस्तुओं के क्या नाम है उसे नहीं पता। कोरा कागज। जब वो संपर्क में आता है, विषय वस्तुओं के बारे में पूछता है, बोली आती है तो पूछता है कि माँ ये क्या है, क्या है, क्या है। और प्रश्न फिर आपको पूछा गया कि क्या क्या से प्रश्न पूछने की आयु क्या है? शैशवावस्था। ये क्या से प्रश्न पूछने की आयु है। ये क्या से प्रश्न पूछने का काल है। ये दोहराने की आयु है। ये काल पूर्ण रूप से स्वार्थी काल। शिशु अपना प्रेम, अपने खिलौने किसी को देना पसंद नहीं करता।
जिस कारण से इस काल को स्वार्थी काल के नाम से भी पूछा जाता है। स्वार्थी काल, ये स्वामित्व का भी काल माना जाता है मनोविज्ञान में, कि ये अपने विषय वस्तुओं का स्वामी है, जो उसके खिलौने उसके पास है उसका स्वामी है। ये स्वामित्व का काल है, स्वामित्व का काल, जिसे वो देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये स्वार्थी काल, ये स्वामित्व के स्वार्थी इतना शिशु, जिस कारण से इस काल को आत्म प्रेम का काल कहा जाता है। आत्म प्रेम का काल क्या है? आत्म प्रेम की आयु कौन सी? आत्म प्रेम, ये आत्म प्रेम का काल है। शिशु अपनी माँ को जितना प्रेम करता है, आत्मा से प्रेम करता है, और शिशु ये भी चाहता है कि उसकी माँ भी उसको उतना ही प्रेम करे जितना वो शिशु करता है। शिशु इस प्रेम में बंटवारा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ना तो अपने भाइयों के साथ में और ना ही अपने पिता के साथ। वो समझता है कि जितना प्रेम है अपनी माँ को कर रहा हूँ, माँ उतना ही प्रेम मुझे करे। ये आत्म प्रेम किया। कई किताबों में इस काल को आत्म गौरव का काल कहा गया। छोटे छोटे कार्य करके ये रोमांच होता है, रोमांच उत्पन्न करता है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है मैंने ये काम किया। जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, अगर आप सहमति देते हैं उसके चीख और चिल्ला तो बच्चा खुश होता है। बर्तनों को जोर जोर से बजाना, और आप सुनते और आप खुश होते तो और तेज बर्तन बजेंगे। यही इसके आत्म गौरव को भी प्रदर्शित करता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर सकता। ये आत्म गौरव का काल है, आत्म गौरव का काल है। इस काल में शिशु एकांत में रहना पसंद करता है, जिस कारण से इसे एकांत प्रियता का काल कहते हैं। ये एकांत प्रियता का काल है, एकांत प्रियता का काल। एकांत में रहना पसंद करता है। दूसरे बच्चे अगर इसके साथ आते हैं तो उनको वो मारता है, पीटता है, दूर भगा देता है, क्योंकि इस अवस्था में एकांत पसंद है। शिशु अकेला खेलना पसंद करता है। इस आयु में शिशु सबसे ज़्यादा अर्ध स्वप्न में रहता है, सबसे ज़्यादा नींद लेता है, जिस कारण से इसे अर्ध स्वप्नों का काल भी कहा गया। कई किताबों में इसे अर्ध स्वप्न के काल के नाम से भी लिखा, अर्ध स्वप्न का काल है। मनोविज्ञान के अंतर्गत कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि इस काल में जो बच्चे को शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा अनौपचारिक है या औपचारिक है? तो ये काल पूर्ण रूप से अनौपचारिक शिक्षा का काल है। ये काल अनौपचारिक शिक्षा का काल कहलाता है। अनौपचारिक शिक्षा का काल है ये। इस काल में अगर बालक की शिक्षा छुड़ा दी जाए, इस काल में अगर बालक की शिक्षा छुड़ा दी जाए, वो शिक्षा जो इस आयु में वो ग्रहण करेगा वो किसी जीवन में काम की नहीं, क्योंकि ये अनौपचारिक शिक्षा है। यहाँ व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है, और वही व्यवहारिक शिक्षा है। इस अवस्था में बालक को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखाई जाए, 1 2 3 4 सिखाई, काउंटिंग सीखता है, शब्दों को सीखता है, अक्षरों को सीखता है। जब तक शिशु वाक्यों को बनाना न सीखे और लिखना ना सीखे तो वो शिक्षा अधूरी है, जिस कारण से इस काल को अनौपचारिक शिक्षा का काल, ये ईर्ष्या व द्वेष का काल कहा जाता है। अगर माँ अपने बच्चे के अलावा किसी दूसरे बच्चे को अपने गोद में उठा रही है, उसे दुलार रही है, तो ये बच्चा अपनी माँ से ईर्ष्या करने लगता है, दूसरे बच्चों से ईर्ष्या करने लगता है, कहता है कि मेरा प्रेम उसको क्यों। तो ईर्ष्या का भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कई किताबों में से ईर्ष्या व द्वेष का काल के नाम से पूछा गया। ये ईर्ष्या व द्वेष का काल है, ईर्ष्या व द्वेष का काल। इस काल में शिशु पूर्ण रूप से अपने माता और पिता पर निर्भर रहता है, जिस कारण से इस काल को पराश्रित काल या असहाय काल के नाम से लिखा। पराश्रित काल के नाम से ये पूछा जाता है, असहाय काल के नाम से पूछा जाता है। असहाय काल, पराश्रित काल, ये कल्पना जगत में विचरण की आयु है। ये चित्रों का काल, ये कहानियों का काल है। इस काल की अनेक विशेषताओं में ये विशेषताएं जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इनमें से कई बार प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। ये वो अवस्था जहाँ पर शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता के साथ शिशु का होता है।
तेजी के साथ शारीरिक और मानसिक विकास देखने को मिलता है, शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं यहाँ पे। जबकि पूर्ण परिवर्तनों का काल किशोरावस्था को संबोधित किया जाता है, जबकि तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास का काल इस अवस्था में संबोधित होता है। इस अवस्था की अगर हम बात करें, इन विशेषताओं से जुड़े हुए कई प्रश्न जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास को लेकर के हमें पूछे जाते हैं, और इनके साथ साथ में संवेगात्मक विकास भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संवेगों की अगर हम बात करें तो इस अवस्था में शिशु अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाता है। यहाँ पर संवेगों में अस्थिरता दिखाई देती है। ये संवेगों में अस्थिरता का काल है। इस अवस्था में संवेगों में स्थिरता नहीं रहती। पलक झपकते ही शिशु के संवेगों के व्यवहारों में परिवर्तन आता है। शिशु का रोते रोते हंस देना, हंसते हंसते रो पड़ना, रोते रोते पुनः हंसना, ये जो शिशु का व्यवहार है, अचानक सा परिवर्तन है। यही परिवर्तन शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में परिवर्तनों को दर्शाता है। तो शैशवावस्था में शिशु के संवेगों में अस्थिरता रहती है, अस्थिरता पाई जाती है। तो संवेगात्मक व्यवहार अस्थिर है। यहाँ पे शिशु में इस अवस्था में प्रतिस्पर्धा भी अपने साथियों के प्रति देखने को हमें मिलती है। लगभग 3 से 4 वर्ष की आयु में माना जाता है कि 3 साल के बाद में शिशु अब समूह में बैठना प्रारंभ कर देता है, और 5वें वर्ष में वो उस समूह के साथ खेलना रहना पसंद करता है। तो समूह के साथ जो 3 साल के बाद में शिशु रहना पसंद करता है, तो 3 से 4 साल के बाद में, लगभग 3 से 4 साल में, तो लगभग इसी आयु में 3 से 4 वर्ष में शिशु में प्रतिस्पर्धा का भाव जन्म लेता है। और ये प्रतिस्पर्धा अपने साथियों के साथ होती है उसकी, कि मेरे को इसको पीछे छोड़ना है। तो ये अवस्था प्रतिस्पर्धा के काल के नाम से जानी जाती है। जबकि ये प्रश्न जब पूछा गया तो लोगों ने कहा कि ये तो किशोरावस्था नहीं है क्या सर? मैं कहता किशोरावस्था प्रतिद्वंदिता का काल है। किशोरावस्था में प्रतिद्वंदी दिखाई देता है। यहाँ पर शिशु पूरे के पूरे समूह को पीछे छोड़ने का उद्देश्य रखता है। यहाँ पर पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति इसका प्रतिद्वंदी नहीं होता है। ये पूरे की पूरी कक्षा को पीछे छोड़ना चाहता है। आपने देखा होगा जब कक्षा में बच्चे शोर करते हैं तो सबसे तेज आवाज़ कई बार आपको आकर्षित करती है कि ये सबसे तेज, उस बच्चे की वो आवाज़ सबसे तेज आना, ये उसकी प्रतिस्पर्धा की निशानी कि वो बाकी बच्चों को पीछे छोड़ करके तेज आवाज़ में बोल रहा है। ये प्रतिस्पर्धा है। शिशु दूसरे बच्चों को जब देखता है दौड़ते हुए तो उससे तेज दौड़ने का प्रयास करता है। चीखता कोई देखता है तो उससे तेज चीखने का प्रयास करता है। तो किसी से आगे बढ़ने का जो प्रयास, पूरे समूह से आगे बढ़ जाना, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। ये समूह के प्रति प्रतिस्पर्धा को दर्शाने का काम। तो ये प्रतिस्पर्धा की, तो ऐसी अनेक विशेषताओं के साथ ये शैशवावस्था के कई प्रश्न आपको बना करके पूछे जाएंगे। और इन शैशवावस्था की विशेषताओं के साथ साथ इसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। तो बात करेंगे हम अगले वीडियो में भाई शैशवावस्था के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के। तो शैशवावस्था की विशेषता है आपके साथ। इसी क्रम में अगर बात करें तो कई बार छोटे छोटे प्रश्न भी व्यवहारिक तौर पे हमें पूछ लिए जाते हैं। क्या है वो प्रश्न? नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप कमी लगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं। थैंक यू।